सकलागम भाषित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनेक भवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम सुरयोषित सेवित पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः मातृपितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। सब लोगों को नमस्कार। देखो, अभी हम लोगों ने ज्योतिष का जो हमारा फलित ज्योतिष का क्रम चल रहा, तो हम लोगों ने एकादश भाव को सफल पूर्वक उसमें सूर्य से लेकर राहु तक जो है हमने सारे ग्रहों को एक एक रख करके उनके उनके दृष्टि संबंध के बारे में जान लिया। आज हम विचार करते हैं, आज हम पढ़ते हैं जन्म कुंडली का द्वादश भाव। द्वादश भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव कोई कोई इसको व्यय भाव भी कहता है। व्यय माने खर्चे का भाव। द्वादश भाव से हम खर्चे का विचार करते हैं, निद्रा का विचार करते हैं। हम द्वादश भाव से निद्रा का विचार करते हैं, और द्वादश भाव से ही हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं। द्वादश भाव पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, कम से कम 3 दिन तक तो इसको पढ़ाएंगे ही, क्योंकि एक दिन, 1 या 2 दिन स्पेशल क्लासेज हमारी चलेगी विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के लिए कौन कौन ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन सी स्थिति होती है कि व्यक्ति विदेश जाता है, किस लिए जाता है। घूमने जाता है, टूरिस्ट वीजा पे सिर्फ घूम टहल के चला आता है, कि धार्मिक यात्राओं से जाता है। देश विदेश कई बार लोग दर्शन स्थान करने धार्मिक यात्राओं से जाते हैं, या परमानेंट बसने के लिए जा रहा है, या थोड़े दिन के लिए जा रहा है। कौन कौन से ग्रह बाधक बनते हैं विदेश जाने में, तो हम द्वादश भाव को जब पढ़ेंगे, हमारे ख्याल से कल से ही शुरू करते हैं, तो 2 या 3 दिन की क्लास हमारी जो है स्पेशल विदेश गमन की होगी। विदेश गमन आज के समय में लोग बढ़िया मानते हैं, घूस दे के, पैसा इत्यादि दे के जाते हैं, लेकिन पहले के समय में इसको बहुत बुरा माना जाता था, क्योंकि विदेश कौन जाता था? जिसको देश से निकाला जाता था, जिसके देश में परिस्थिति नाजुक होती थी, खाने पीने इत्यादि की कमी होता था, वही व्यक्ति अपनी जन्मभूमि छोड़ करके विदेश जाता था। क्योंकि कहा गया है ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपगरी सी। जन्मभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता, और जन्मभूमि छोड़ के अगर व्यक्ति विदेश जाता है, पहले के जमाने में जब सजाएं मिलती थी तो लोगों को देश निकाल दिया जाता, अपने देश से पदच्युत कर दिया जाता, देश से निकाल दिया जाता, देश बाहर कर दिया जाता था। तो यह अवयोग भी है, यह जो अच्छा योग नहीं माना जाता। लेकिन वर्तमान समय में धन धन को महत्व जब से ज्यादा देने लगा गया, तब से विदेश यात्रा भी एक शुभ योगों में, क्योंकि विदेश से लोग धन लाते हैं तो यहाँ थोड़ा सुख होता है। कई लोग तो परमानेंट बसने को सोच लेते हैं वहाँ विदेश, कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, जायज नाजायज, कि वहाँ की नागरिकता मिल जाए।
झूठी शादियां कर लेते हैं, कुछ पैसे इत्यादि देके कि वहां से जो ग्रीन कार्ड मिल जाए, वहां के हमें रहने के लिए मिल जाए। तो कौन सी ऐसी स्थिति बनती है कि लोग परमानेंट बस जाते हैं, और कौन सी ऐसी स्थिति बनती है कि लोग विदेश जाना ही नहीं चाहते। विदेश गया तो किस कारण बस गया, तो ये सब चर्चाओं पर हमारी कम से कम 3 दिन की क्लासेज चलेंगी। ये क्लासेज आप लोग मत मिस कीजिएगा। ये 2-3 दिन की जो क्लासेज चलेंगी हमारी, उसको आप लोग जो है नियमित रूप से उसको ज्वाइन करेंगे, नियमित रूप से उस क्लास में आएंगे आप लोग, और इस क्लास को जो है आप लोग मत मिस कीजिएगा। बात करते हैं कि 12वें भाव से विचार किया किया जाता है। तो जैसा कि बताया, निद्रा की, विदेश गमन का, व्यय, व्यय माने आपका खर्चा, खर्चे का विचार किया जाता है, विदेश गमन का विचार किया जाता है, जेल कारागार का भी विचार, कारागार का भी विचार जो है द्वादश भाव से किया जाता है। द्वादश भाव में जब ग्रह जो होता है, तो द्वादश भाव से छठा भाव जो है, सातवां भाव, द्वादश भाव के सातवें वाला भाव छठा घर हो जाता है। तो रोग इत्यादि का भी विचार, ऋण रोग शत्रु पे भी जो है फर्क पड़ जाता है द्वादश भाव के ग्रहों से, या खष्ट भाव के ग्रहों से द्वादश भाव का भी संबंध आमने सामने का पड़ जाता है। ऋण रोग शत्रु के कारण भी कई बार लोग विदेश जाते हैं, कई बार लोग इलाज इत्यादि के कारण भी विदेश जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं विदेश जाने का, तो उसको हम बाद में, विदेश यात्रा का ये अलग ही वो होगा। निद्रा का विचार, निद्रा का भी विचार हम 12वें भाव से ही करते हैं, और 12वें भाव से हम विचार करते हैं किस चीज का, निद्रा का। और जो 12वें घर में ग्रह होते हैं, उनकी चूंकि 7वीं दृष्टि खष्ट भाव पे पड़ती है, तो उनसे संबंधित हम रोगों का भी विचार यहाँ से कर लेते हैं। शुभ ग्रह जो है 12वें भाव में उसे नहीं सही होते, ज्यादातर शुभ ग्रह नहीं होते, इनको त्रिक भाव में कहा गया है, 6, 8, 12। कई बार यदि मंगल 8वें और 12वें में होते हैं तो यह शुभ। जैसा कि हमने मांगलिक दोष के बारे में पढ़ा था कि लग्ने व्यय च पाताले कलत्रे च कुछ अष्टमे, तो 12वें भाव में अगर मंगल है या 8वें भाव में मंगल है, तो मांगल, देखो चौथे 7वें लग्न में भी मंगल है तो उसको व्यक्ति को हम मांगलिक कहते हैं। लेकिन 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल होता है तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, क्योंकि व्यय है, व्यय है, ऐसे लोगों से व्यय कब कब बनता है। अगर मंगल, एक कारण और बनता है विदेश का, अगर मंगल जो है बली होके, बली कब होता है, जब उच्च के राशि में हो, स्वराशि में हो, अथवा मित्र की राशि में हो, बली होकर अंश बल में ज्यादा हो, 12वें भाव में बैठ जाए, और लग्नेश, लग्न का मालिक केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो, तो लग्न और त्रिकोण में, लग्न और त्रिकोण में जो है लग्नेश हो, और मंगल बली हो के वहां बैठ जाए। बली कैसे होते हैं, जब वो स्वराशि के होंगे और उच्च राशि के, तो कई बार व्यक्ति को विदेश आना जाना हो जाता है, हवाई यात्रा का योग बन जाता है, समझिए। कब, जब लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, त्रिकोण कहाँ, 5वें भाव में, 9वें भाव में, अथवा लग्न में ही, या चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में अगर लग्नेश है, और मंगल जाके
उच्च के होके मतलब 10 नंबर गिनती में मकर में मंगल उच्च के होते हैं, या स्वराशि में, बलवान कब होते हैं? स्वराशि में, अपने राशि में 1 नंबर और 8 नंबर की राशि 12वें भाव में हो, या मित्र राशि 5 नंबर की राशि जो सूर्य की राशि हो, तब अगर ऐसी दशा पड़ती है तो कई बार व्यक्ति को का विदेश गमन का योग बन जाता है, हवाई यात्रा का योग बन जाता है। हवाई यात्राओं का भी विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। हवाई यात्राओं का भी विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। शुक्र अगर बली होके, शुक्र क्योंकि हर ग्रह जो है द्वादश भाव में बढ़िया नहीं होते, शुक्र को कारकत्व प्राप्त है व्यय भाव में। शुक्र का जो है 12वें भाव में होना बड़ा अच्छा माना जाता है व्यय भाव में। अगर वो बली होकर के जाके 12वें भाव में बैठ जाए, और कहीं से 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, या 10वें में भाव में बैठ जाए, या 9वें भाव में बैठ जाए। क्या द्वादश जो है, द्वादश भाव के स्वामी 9वें भाव में, भाग्य भाव में, या 10वें भाव में, कर्म भाव में बैठ जाए, शुक्र बली होकर के 12वें में भाव में बैठ जाते हैं, तब भी व्यक्ति को विदेश यात्रा, हवाई यात्रा या इत्यादि का भी योग बन जाता है। समझ गए? समझ पा रहे हैं बहन जी, उषा बहन जी? जी गुरु जी। तो जैसा कि हमने बताया कि शुक्र बली क्या अपने स्वराशि में हो, उच्च के राशि में हो, 12 नंबर राशि में हो, 12 नंबर मीन में, या अपने राशि में, उनकी राशि कौन है? 2 नंबर वृषभ और तुला, और बली हो मतलब अंश बल में भी हो, और द्वादश जो है कर्म भाव में बैठ जाए, और या भाग्य भाव में बैठ जाए, तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है, व्यक्ति विदेशी यात्रा कर जाता है। द्वादश भाव से संबंध होगा तो व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से भी विदेश जाएगा। अगर जो है 12वें भाव के स्वामी 10वें भाव में, और 10वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, 10वें भाव के स्वामी 12वें में और 12वें के स्वामी 10वें में बैठ जाते हैं, तब भी व्यक्ति रोजी रोजगार के कारण, मतलब अपने कार्य क्षेत्र के कारण विदेश जाएगा, नौकरी इत्यादि के कारण, या व्यापार इत्यादि जो कर रहा है इसके कारण से उसका विदेश आना जाना होगा। लग्न के स्वामी 12वें में, या 12वें के स्वामी लग्न में बैठ जाए, यह परिवर्तन योग है। लग्नेश द्वादश भाव में और द्वादश भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाए, तब भी विदेश जाने का भी योग बनता है, लग्नेश और द्वादश आपस में अगर राशि परिवर्तन नहीं किए हैं और कहीं से उनकी युति कहाँ हो रही है? 10वें भाव में हो जाए, भाग्य भाव में हो जाए, या पराक्रम भाव में, तीसरे घर में, लग्न में, 10वें भाव में और 9वें भाव में हो जाए, अथवा 12वें भाव में हो जाए, तब भी व्यक्ति विदेश जाता है। कब? लग्नेश और द्वादश की युति हो, दोनों एक ही घर में हो, और कहाँ हो?
पहला तो लग्न में ही हो या द्वादश भाव में हो जाए। अगर इन दोनों जगह नहीं है और उनकी युति बन गई कहाँ, कर्म भाव में, तब भी व्यक्ति विदेश चला जाएगा। कर्म भाव में नहीं तो भाग्य भाव में बन जाए, भाग्य भाव में भी बन जाए तब भी विदेश जाने का। या पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में क्या, छोटी मोटी यात्राओं का योग होता है। तो छोटी मोटी यात्राओं का योग, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि का जो हम विचार पराक्रम भाव से करते हैं, तीसरे घर से करते हैं। अगर यहीं पे लग्न के स्वामी और 12वें घर के स्वामी एक होके बैठ जाए तब भी कई बार विदेश इत्यादि जाने का योग बन जाता है। कई बार विदेश इत्यादि योग बन जाता है। विदेश जाने में बाधक कौन होते हैं? विदेश जाने में बाधक होते हैं लग्न के स्वामी मजबूत हो, लग्न में ही हो या केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में मजबूत होकर बैठ जाए। चतुर्थ घर के स्वामी मजबूत हो, वो लग्न अथवा त्रिकोण में हो, अर्थात लग्न चतुर्थ भाव क्या, आपका अपना घर सुख भाव, तो आपका सुख बढ़िया है और लग्न का स्वामी मजबूत है तो विदेश जाने की जरूरत क्या, व्यक्ति विदेश नहीं जाता। व्यक्ति विदेश कब जाता है, जब वो अपने काम की जरूरत हो या उसके भाग्य में ही लिखा हो। तो द्वादश भाव के स्वामी 12वां भाव में, जन्म कुंडली के जो 12वां भाव है वहां कोई भी गिनती लिखी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक कोई न कोई गिनती होगी। उसका स्वामी आके अगर भाग्य भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव 9वां भाव, और 9वें भाव के स्वामी जाके व्यय भाव में, द्वादश भाव में बैठ जाए, अर्थात दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तब भी विदेश जाने का योग बनता है, तब भी विदेश जाने का योग बनता है। दशम के स्वामी या इनकी कहीं युति हो, इनकी कहीं युति हो जाए तब भी व्यक्ति विदेश जाता है। द्वादश भाव से राहु इत्यादि हो जाए, द्वादश भाव में अगर राहु इत्यादि हो जाए, चतुर्थ घर के स्वामी थोड़ा कमजोर पड़ जाए तो कई बार व्यक्ति विदेश जाता है, अथवा उसको कारागार तक का योग या हवाई यात्रा का योग बना देते हैं। शुक्र 12वें भाव में कई बार जो है हवाई यात्रा का योग बना देते हैं। अब आते हैं अगर 12वें भाव, थोड़ा सा आज ग्रहों के बारे में समझ लेते हैं। अगर 12वें भाव में सूर्य हो गए तो क्या होता है, सूर्य से हम क्या करते हैं, 12वें घर में सूर्य चले जाए तो सूर्य से किसका विचार करें, सूर्य है आत्मा, सूर्य है पिता, सूर्य से हम आत्मा, सूर्य से पिता का विचार करते हैं। तो अगर वहां पे सूर्य हो जाए 12वें भाव से, तो 12वां भाव क्या, व्यय का भाव है, तो कई बार व्यक्ति के आत्म सम्मान में ठेस पहुंचती है। जिनके जो है सूर्य द्वादश भाव में पहुंच जाते हैं उनको जीवन में कई बार जो है आत्म सम्मान की जो है, आत्म सम्मान पे ठेस पहुंचता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर केंद्र के स्वामी होकर सूर्य जो है वहां बैठ जाए तो व्यक्ति को गवर्नमेंट को जुर्माना इत्यादि भी देना पड़ता है। सूर्य जब 12वें में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को जुर्माना इत्यादि भी देना पड़ता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि कष्ट भाव पे पड़ती है तो ऋण रोग शत्रु से डरने की बात तो कोई नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को अब सूर्य अपने संबंधित रोग भी देंगे। रोग क्या देंगे, व्यक्ति को रोग देंगे, क्रोध संबंधित रोग, कई बार बीपी में दिक्कतें, ब्लड प्रेशर हाई इत्यादि हो जाना,
और कई बार जब वो ज्यादा समस्या हो गई, इलाज न कराया गया, तो हार्ट इत्यादि पे भी दिक्कतें आ जाती है। कब? जब सूर्य जो है 12वें में हो और उनकी जो है 7वीं दृष्टि खष्ट भाव पे पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। और जो है एक आध बार उसके आत्म सम्मान में ठेस पहुंचता है। पिता से भी थोड़ा सा कम ही बनता है, या पिता के सुखों में थोड़ा सा कमी हो जाता है, तो पिता का सुख व्यय भाव में। और व्यक्ति का जब खर्च भाव पे दृष्टि जाता है, तो शत्रु के लिए तो भारी पड़ता है, शत्रुओं पे तो यह भारी पड़ता है, लेकिन सूर्य वहां से जनित रोग भी देता है। वह रोग क्या? व्यक्ति कई बार घर के बीमारियों इत्यादि पे परेशान रहे, और व्यक्ति के जो है बीपी संबंधित, क्रोध संबंधित बीमारी हो जाती है, क्योंकि आत्मा का ही दृष्टि कहाँ पड़ गई? बीमार भाव में, ऋण रोग शत्रु के। कई बार उसका जो है ढेर समय शत्रु और ऋण रोग से बचाने में ही लग जाता है। अगर वहीं पे चंद्रमा है तो आपका मन ही 12वां हो गया। चंद्रमा है तो आपका मन जब 12वां हो जाता है, तो चंद्रमा से माँ का विचार करते हैं और मन का। तो कई बार और किसी ग्रह का अगर संबंध बन गया, राहु केतु इत्यादि से, व्यक्ति परमानेंट विदेश चला जाता है, अगर चंद्रमा पीड़ित तो हो जाए, चंद्रमा कहीं। नहीं तो अगर चंद्रमा होते हैं तब भी अच्छा नहीं था, माँ से थोड़ा सा संबंध बिगाड़ होता है। और चंद्रमा की भी दृष्टि वहां, तो शीत जनित बीमारी, माँ को बीमारी हो सकती है, शीत जनित बीमारी। ऋण रोग शत्रु से ही उसका पीछा नहीं हो, तो उसका सारा समय जब भी वो सोचता है तो ज्यादातर ऋण रोग शत्रु के बारे में ही सोचता रहता है उसके जीवन में। अगर वो छोटा रहेगा तो उसके पिता के जीवन में जो है, क्योंकि 5 साल बालक जो है पिता के भाग्य से चलता है, तो जब वो छोटा रहेगा तो नहीं समझदार रहेगा, तब भी पिता के ऋण रोग शत्रु रहेगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको भले ही पिता घर के मालिक हो, फिर भी बालक होने के लिए अपने घर की जिम्मेदारी बनती है बालक पे। उसका ध्यान ज्यादातर ऋण रोग शत्रु को खत्म करने में रहेगा। और जब वो बड़ा होगा उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी, तब भी ऋण रोग शत्रु ऐसे व्यक्ति के लगे रहते हैं। और जो कि चंद्रमा जब विदेश भावना पर गए हैं, तो विदेश जाने के कई बार उसके मन में विचार आएगा, और कई बार वह व्यक्ति अपने घर से दूर अर्थात अन्य प्रदेशों में। विदेश का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप देश से बाहर ही जाए, क्योंकि कई बार अन्य प्रदेश, क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था तब ये हमारा देश में ही अलग अलग राज्यों थे, तो अपने राज्य के अलावा अगर दूसरे राज्य में चले गए तो वह विदेश ही कहलाता था। तो इसीलिए कई बार अन्य प्रदेश इत्यादि में भी चंद्रमा अगर 12वें हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर से दूर अन्य प्रदेशों में रहता है, और घर से उसकी दूरी बन जाती है। माता से, माता का स्वास्थ्य या माता के सुख में कमी, या माता उसकी बीमार होती है, और ऐसे व्यक्ति का ध्यान हमेशा ऋण रोग शत्रु में ही रहता है। उसका मन जो है हमेशा इन्हीं चीजों से बचने में लगा रहता है। उसके पास शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं, ऋण भी होता है, और रोग भी उसके घर में लगा ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के जो है घर में ऋण रोग शत्रु की समस्याएं लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति को शीत जनित बीमारी, सर्दी इत्यादि की बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। कई बार अगर लापरवाही कर जाए तो नस संबंधित बीमारियां भी हो जाती, नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्याएं भी हो जाती हैं। कब? जब चंद्रमा द्वादश भाव में हो तब। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता? अपने घर से दूर होता है, रोजी रोटी के कारण उसका ध्यान हमेशा ऋण रोग शत्रु में होता है, सुख उसका कम होता है, माता बीमार इत्यादि हो सकती है, और जिस भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, उस भाव से संबंधित फल में भी कमी मिलती है। समझ पा रहे हैं?
क्योंकि समझ में आ गया आप लोगों को मैंने क्या बताया जी। तो उस भाव से संबंधित चीजों में भी कमी आती है। गोविंद जी चंद्रमा मंगल, जैसा कि हमने बताया मंगल जिन भाव, अगर 12वें में मंगल हो जाए, 12वें भाव में मंगल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिन भावों के मंगल स्वामी होंगे, अर्थात 12 मंगल अगर 12वें घर में हो गए तो जिन भावों के स्वामी होंगे, पहली बात तो उसके भाव के जो है फल कम कर देंगे, उसके भाव का फल कम होगा। और मंगल जैसा कि हमने कहा कि अगर उच्च के हो गए, स्वराशि के हो गए, मित्र राशि के हो गए और अंश बल में अधिक है, मंगल द्वादश भाव में है, स्वराशि के हो गए, उच्च के राशि के हो गए, मित्र राशि के हो गए, या अंश बल में मजबूत स्थिति में हो गए और लग्नेश केंद्र में अथवा त्रिकोण में है, तो व्यक्ति को विदेश यात्रा करा देते हैं, व्यक्ति को विदेश यात्रा करा देते हैं। लेकिन और यहाँ से जातक मांगलिक भी हो जाता है, यहाँ पे जातक मांगलिक हो जाता है। कई बार पत्नी से भी अगर शुभ सप्तम भाव पे शुभ ग्रह इत्यादि की दृष्टि न हो, कुंडली मिला के शादी न की गई हो, कुंडली मिला के शादी न की गई हो, तो कई बार पत्नी से भी विच्छेद यहाँ मंगल कराते हैं। एक तो अपने घर से विच्छेद, अपने भाई बंधुओं से विच्छेद करा दिए, विदेश व्यक्ति गया, दूसरे पत्नी से भी विच्छेद करा देते हैं। कब? जब मंगल यहाँ बली हो जाए, कहीं से जो है सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, अथवा जो इस जातिका से उसकी विवाह हुआ है, अगर जातिका कुंडली हो तो जिस जातक से उसका विवाह हुआ है, अगर वह मांगलिक नहीं है, कुंडली की मैचिंग सही नहीं है, तो कई बार विच्छेद की स्थिति वहां से मंगल करा देते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि खष्ट भाव पे पड़ती है, तो यहाँ तो ऋण रोग शत्रु से झुकने की कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है। लेकिन मंगल का काम क्या है? मंगल अपने जनित रोग देंगे खष्ट भाव में, क्या व्यक्ति को क्रोध ही कर देंगे, अत्यंत क्रोध वाला, बीपी संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर की। अब मंगल खून संबंधित बीमारी देते हैं, कई बार चोट चपाट से खून इत्यादि निकल जाना, ऐसी समस्या, या फोड़ा फुंसी इत्यादि रक्त विकार वहां जरूर कर देंगे मंगल। या तो रक्त निकल जाए या रक्त विकार हो जाए, रक्त में परेशानी हो जाए, खून में परेशानी हो जाए, ऐसा मंगल देंगे। 7वीं दृष्टि मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ती है। तो पराक्रम भाव छोटी मोटी यात्रा का है, वहां पे व्यक्ति छोटी मोटी यात्रा कराता है। भाई बंधुओं का है, तो भाई बंधुओं के बीच में जो छोटे भाई बहन या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो वहां मंगल उनसे मतभेद करा देते हैं, उनसे मतभेद करा देते हैं। 7वीं दृष्टि हमने बता दिया कि 7वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु पे पड़ता है वहां पे। और 8वीं दृष्टि मंगल की पत्नी भाव पे, सप्तम भाव पे पड़ता है, तो पत्नी से भी मतभेद यहाँ कराते हैं, पत्नी से भी मतभेद कराते हैं। व्यापार इत्यादि में तो बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पत्नी से मतभेद हो जाता है। कब? अगर सप्तम घर पे किसी जगह से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, शुक्र की दृष्टि पड़ रही, या बृहस्पति या शुक्र वही है, तब तो शादी बच जाती है। या उच्च के चंद्रमा के कहीं से दृष्टि पड़ रही, बुध स्वराशि में है, मित्र राशि या शुभ ग्रहों के साथ है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि लग्न से ही पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि भी लग्न से ही पड़ेगी। अगर यहाँ शुभ ग्रहों के साथ होकर के इनकी दृष्टियां पड़ रही है, अथवा बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो जो है शादी बच जाती है। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ शादी तोड़ देते हैं मंगल, या पत्नी से मतभेद करा देते हैं, पत्नी से थोड़ा सा विच्छेद करा देते हैं,
व्यक्ति विदेश जाके रहे, बाहर रहे, देश प्रदेश रहे और पत्नी घर पे रहे, तब भी विच्छेदात्मक स्थिति बन जाती है, आपस में दूरियां बन जाती, तो शादी तो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे जब भी व्यक्ति आता है तो उसके नोक झोंक पत्नी से हो जाती है। अगर वह विदेश भी रहे तो फोन इत्यादि पे भी थोड़ा सा गाली गलौज इत्यादि हो ही जाता है। तो यहाँ पर क्रोध होगा और पत्नी से थोड़ा मतभेद होगा, क्योंकि मंगल जो है गर्म ग्रह है। सूर्य और मंगल जहाँ बैठते हैं गर्मी, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, जहाँ वो बैठते हैं वहां गर्मी करते हैं, तो नीचे ही यहाँ थोड़ा सा रिश्तों में गर्माहट देंगे, थोड़ा सा आपस में गलतफहमी और थोड़ा सा क्रोध की अधिकता होगी, एक दूसरों में क्रोध की अधिकता बनेगी। कब? जब मंगल द्वादश भाव में होते हैं तो। समझ गए आप लोग? जी गुरुदेव। चलते हैं। तो मंगल जब द्वादश भाव में होते हैं तो इसीलिए जो है, हाँ, शुक्र की अगर वहीं पर शुक्र है तो व्यक्ति में एक पत्नी के अलावा दो पत्नी की भी इच्छा होती है। कई बार तो जो है वैधानिक रूप से शादी कर लेता है, अर्थात दो पत्नियां आ जाती है, चाहे उससे मतभेद हो जाए, अलगाव हो जाए, या और किसी भी प्रकार से है तो गुप्त रूप से ही उसके दो है दो पत्नियां हो जाती हैं, अर्थात किसी से संबंध इत्यादि उसका बन जाता है। अगर वहां शुक्र हो तो सप्तम भाव में शुक्र है तो शादी तो बच जाती है, लेकिन दो पत्नी का योग बन जाता है। कई बार तो व्यक्ति कर ही लेता है दो पत्नी, क्या, या पत्नी नहीं भी किया तो गुप्त रूप से उसके दो पत्नियों से संबंध, दो स्त्रियों से संबंध बन जाता है। बुध, बुध अगर द्वादश भाव में है तो बुध क्या है कि बुध ऐसे ग्रह हैं कि जिनके साथ जिन राशियों का बालक ग्रह है, बुध बालक ग्रह है, थोड़ा सा दूसरे के बहकाव में आ जाते हैं जिनका स्वभाव है। तो वहां पे अगर बुध हो जाए तो जिन भावों के स्वामी होंगे, जिन भाव, अगर द्वादश भाव में बुध हो जाए तो जिन भाव के स्वामी है उसके उस भाव के प्रभाव में थोड़ा कमी लाएंगे, उस भाव के प्रभाव में कमी लाएंगे। बुध के सप्तम दृष्टि जो है षष्ठ भाव में पड़ेगी, तो वहां पे बुध जो है राहु इत्यादि की अगर साथ मिल गया तो मत भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। नहीं, स्किन जनित रोग जरूर देते हैं, चर्म रोग जरूर देते हैं। कई बार अन्य ग्रहों का साथ वो मिल जाए तो वैसा कुष्ठ रोग भी हो सकता है, अर्थात चमड़ी के ऊपर का रोग वहां से बुध दे देते हैं। और किसी ग्रह की दृष्टि हो तो नसों में ब्लॉकेज संबंधी समस्या हो जाए, या राहु केतु से ज्यादा पीड़ित हो जाए तो थोड़ा सा मतभेद या वाणी का विकार, क्योंकि बुध कारक किसके है? वाणी के। तो कई बार व्यक्ति के वाणी में विकार आ जाता है। कब? जब बुध जो है द्वादश भाव में होते हैं तो। आज कहने तो हम देवगुरु बृहस्पति भी पढ़ा देते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा हम सोचते हैं कि कम ही पढ़े तो ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। कहो पढ़ा देता हूँ, कल परसों फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति उसमें होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अगर 12वें भाव में हुए तो जिन भाव के स्वामी हुए, पहली बात तो उन भावों के प्रभाव में कमी आएगी। किसमें आएगी? जिन भावों के स्वामी है बृहस्पति, उन भावों के प्रभाव में, मतलब 9 नंबर और 12 नंबर की राशि कहीं न कहीं तो जन्म कुंडली में बनी ही होगी, तो उन भावों के प्रभाव में थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि जिन भाव के स्वामी है उनके भाव पति जब द्वादश भाव में त्रिक भाव में बस जाते हैं तो उसके प्रभाव में कमी आएगी। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो इनकी दृष्टि भी शुभ ही होती है। तो वहां अगर देवगुरु बृहस्पति जाके बैठ जाते तो व्यक्ति को खर्चों को जो है कंट्रोल करते हैं। ऐसा व्यय, क्योंकि व्यय का घर है ना, तो
अब जिन भावों के स्वामी होके जाके वहां द्वादश भाव में बैठे तो उसका व्यय हुआ, उसका व्यय क्या हुआ, उसके प्रभाव में कमी आई और वहां खर्चे पे कंट्रोल करते हैं। सब एक खर्चा तो करता है क्योंकि धन भाव के कारक जो है बृहस्पति कौन है, धन के कारक है। धन भाव के कारक होकर व्यय भाव में बैठ गए तो व्यय तो कराते हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यय कहाँ होता है, धार्मिक चीजों पे, धार्मिक चीजों पे व्यय होता है। ये नहीं शुक्र वहीं बैठ जाए तो भोग विलास पे व्यय होगा। कई बार भोग विलास, नया सोफा, नया गाड़ी, नया बंगला और कई बार नई स्त्रियों के चक्कर में भी, ठीक है, भोग विलास पे ऐसा ऐसा खर्चा करा देते हैं शुक्र। लेकिन बृहस्पति होते हैं तो यहाँ भी खर्चा कराते हैं, लेकिन हमने बताया था कि शुक्र का जो भोग विलास क्या होता है, नर्क तरफ ढकेलता है, लेकिन गुरु का भोग विलास आपको, अच्छा ये 12वें भाव से हम मोक्ष का भी विचार करते हैं तो यहाँ जो है धार्मिक चीजों में व्यय कराएंगे और यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को मोक्ष दिला देते हैं। देव गुरु बृहस्पति वहां पे व्यक्ति को मोक्ष दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में विचार करता है। यहाँ से देव गुरु बृहस्पति क्या दृष्टि चतुर्थ भाव पे, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है, वहां माँ के सुखों में लाभ देंगे, भूमि भवन वाहन धार्मिक पैसे से लाएंगे। धर्म कर्म में ऐसे लोगों को मित्र बढ़िया होते हैं, मित्र साथ देते हैं। और सातवीं दृष्टि खष्ट भाव पे पड़ती है तो वहां पे ऋण रोग शत्रु तो होते हैं, उनसे बचाते हैं, लेकिन बृहस्पति अपने से जन्य रोग, उनसे क्या होता है पेट रोग देते हैं और कई बार पेट रोग बिगड़ जाता है। पेट रोग मतलब लीवर में इन्फेक्शन इत्यादि की समस्याएं, कई बार पीलिया इत्यादि भी वहां बृहस्पति दे देते हैं। पीलिया जॉइंडिस इत्यादि, लीवर में जब इन्फेक्शन होता है तो जॉइंडिस इत्यादि की समस्या हो जाए। कई बार और किसी पाप ग्रह इत्यादि से युति दृष्टि इत्यादि हो गए तो ऑपरेशन की भी नौबत करा देते हैं, लेकिन उसे ज्यादातर बृहस्पति पेटों में ही दिक्कत देते हैं, ऑपरेशन इत्यादि की समस्या नहीं करते हैं, लेकिन जब ज्यादा पीड़ित हो जाए तभी ऑपरेशन होता है। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, या गुप्त ज्ञान का घर है, रिसर्च का घर है, तो ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा ज्ञानी होते हैं, पौरोहित इत्यादि का कर्म कर लेते हैं, धर्म शास्त्र ज्योतिष इत्यादि का कर्म कर लेते हैं, धार्मिक होते हैं। और इसके कारण व्यक्ति जो है धर्म ज्योतिष ज्ञान इन चीजों के कारण जो है कई बार जो है हमने बताया पीलिया या पेट जैसी समस्या तो होगी, लेकिन अगर व्यक्ति साधुकड़ी हो जाए, साधु जैसे भोजन करे और धर्म का वो करे, ज्योतिष कर्मकांड पंडिताई इत्यादि करता है, तो इसी से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ जो है बृहस्पति मोक्ष दिला देते हैं। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लीजिए। हेलो प्रश्न करें संतोष जी। गुरुदेव, अगर मंगल व्यय में होकर उसकी चौथी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ती है और सूर्य और शुक्र यहाँ है, तो चारित्रिक हनन का क्या दोष होगा गुरुदेव? शुक्र कहाँ है, शुक्र कहाँ है? पराक्रम भाव में। हाँ, तो अब होता क्या कि अब उसका पराक्रम जो है, एक तो छोटी मोटी यात्राएं करेगा शुक्र के साथ जो है, अब उसकी यात्राएं जो भोग विलास वाली यात्राएं होगी। अब शुक्र है तो कई बार होता क्या, वह शुक्र शुभ ग्रह है। अब मंगल क्या करता, भाई बंधुओं से मतभेद कराता है। मंगल भाई बंधुओं से मतभेद कराता, शुक्र तो भाई बंधुओं से। अब देखना पड़ेगा अंश बल किस में ज्यादा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा व्यक्ति का पराक्रम जो है, पराक्रम करेगा और पराक्रम में से ही कई बार तो यहाँ भी चारित्रिक वो आएगी। ठीक है, शुक्र का साथ मिल जाएगा, उसके पराक्रम में शुक्र आ जाएंगे तो कई बार उसका पराक्रम जो है विपरीत लिंगों पे होता है। शुक्र क्या है, स्त्री है, तो दोनों का अगर साथ मिल गया तो ऐसा जो है थोड़ा सा चारित्रिक प्रवृत्ति आएगी।
चारित्रिक दोष आएगा। लेकिन अब यह है कि अगर अच्छे माहौल में पला हो व्यक्ति, तो कहा है संगत विष व्यापत नहीं लिपटे रहा तो भुजंग। ये कहावत यही कही गई है कि जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग। अब शुक्र और मंगल के साथ जो है चारित्रिक प्रवृत्ति वास्तव में ही खराब होती ही है लोगों की। मतलब शुक्र क्या है, बल वीर्य भोग विलास और मंगल ऊर्जा, इनका साथ मिल गया तो कहाँ रुकता है। लेकिन एक कहावत है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कब? जो रहीम उत्तम प्रकृत, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। अगर लग्न मजबूत है, लग्न मजबूत है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, लग्नेश, लग्नेश मतलब आपका व्यक्तित्व शुभ ग्रहों से दृष्ट है, उत्तम संस्कार में पला बड़ा हुआ बालक, तो देखो प्रवृत्ति तो उसके मन में विकार तो आएगा ही, इस बात को तो आप नोट कर लो। उसके मन में विकार आएगा लेकिन वह मर्यादा में रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशुभी समाना। आहार भोजन पानी, निद्रा सोना, भय डरना और मैथुन इत्यादि क्रिया, विपरीत लिंगी आकर्षण मैथुन इत्यादि जो क्रियाएं होती है पशु और मनुष्य दोनों में होती है। लेकिन मनुष्य और पशु में अंतर है कि मनुष्य और पशु में एक ही अंतर है। क्या अंतर है? धर्म होता है, मनुष्य के अंदर धर्म होता है। पशु जो है उसी माँ से पैदा होता है, उसकी बहन होती है, वो होती है, एक उचित समय पर वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये धर्म होता है, ये हमारी माँ है, हमारी चाची है, हमारी मामी है, हमारे गांव है, देश है, हमारी बहन है, ये चीज होता है। तो अगर वह उत्तम प्रकृति में पैदा हुआ है तो वह धार्मिक करेगा, मन में तो उसको विकार आएगा ही, विकार उसके मन में आएगा ही, लेकिन वह छुपे तौर पे रहेगा, छुपे तौर पे रहेगा और वह जो है निश्चित रूप से समाज का अनुकरण करेगा। लेकिन अगर जो है उत्तम प्रकृति नहीं हुआ, लग्नेश भी राहु केतु से पीड़ित है, शनि इत्यादि से है, तो वह व्यक्ति नहीं विचार करेगा कि हमारी जात की है कि कुजात की है। निश्चित ही मंगल शुक्र की युति जो है जात इत्यादि का विचार नहीं करने देते। ऐसे व्यक्ति के जो है, देखो बृहस्पति से भी काम इच्छा बृहस्पति से भी होती है क्योंकि बृहस्पति शादी के कारक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धर्म में रह के मर्यादा में छुपा उत्तम, छुपे तौर पर रखता है। लेकिन जब शुक्र से होती है ना, तो वह व्यक्ति विचार ही नहीं करता समाज क्या कहता है, क्योंकि जहाँ शुक्र और मंगल का संगम हुआ, दोनों का मेल हुआ, दो तत्व आपस में मिले, तो विचार ही नहीं करेगा समाज क्या कर रहा है, उसको जो मन में आएगा वो कर लेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति जात कुजात का विचार न करके अपनी इच्छा शांत कर लेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति की बात है तो तब भी होता है, ऐसा नहीं काम भावना बृहस्पति से काम भावना, लेकिन वह धर्म की मर्यादा, मान मर्यादा, हमारी जाति है कुजाति है, इसका विचार करेगा, शुक्र से विचार नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां लग्नेश मजबूत हो तो थोड़ा सा बस वही होगा कि चंदन विष व्यापत नहीं। अगर व्यक्ति में अच्छे संस्कारों में पला है तो थोड़ा सा संस्कार भी माने रखेंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया ज्योतिष में काल परिस्थिति इसका भी वो होता, आप किस माहौल में पले हो, लेकिन फिर भी चारित्रिक प्रवृत्ति तो आएगी ही, चाहे वह मन से गंदा हो या शरीर से गंदा हो। ठीक है जी गुरुदेव। जी जी। चले, और किसी का प्रश्न है? हैंड से किए, प्रश्न करें। अवधेश जी बोले। गुरु जी मंगल और शुक्र की युति किसी भी भाव में हो तो यही पद होगा या केवल द्वादश भाव? नहीं नहीं, देखो मंगल शुक्र की युक्ति सप्तम भाव की ज्यादा खराब है। जहाँ पे आपके क्या कहते हैं कुछ मानों में बढ़िया होती, जैसे पराक्रम भाव में युति है तो पराक्रम करेगा व्यक्ति, बढ़िया करेगा। लेकिन कहीं कहीं जो है इनकी युतियां खराब होती हैं, क्योंकि हाँ ज्यादातर कुंडली में अगर मंगल शुक्र तो मंगल का अब यहाँ बैठा वहां से चौथे पर। और किसका माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक खुला है?
किनका माइक खुला, पहले माइक बंद करें। देखो शुक्र और मंगल की युति ज्यादातर भावों में यही परिणाम लग्न में और दे रहेगा, सप्तम भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में भी करीब करीब वही करेगा। तो करीब तो ये युतियां, लेकिन कहीं कहीं बढ़िया भी होती है, पराक्रम भाव में हो गया, खष्ट भाव में हुआ, तो ये जो है थोड़ा सा शत्रु त्याग के उन्मूलन में बहुत बढ़िया होता है, लेकिन चारित्रिक प्रवृत्ति आती है, चारित्रिक दोष थोड़ा आ ही जाता है। ठीक है, समझ गए? कौन? अवधेश जी? अवधेश जी, जी गुरुजी समझ गया। और द्वादश में हाँ, कहीं देखो अगर अगर लग्न में है तो आपके व्यक्तित्व में ही आ जाएगा, आपका स्वभाव ही हो जाएगा। धन भाव में है तो धन भाव से 1 2 3 4 ज्ञान भाव को देखेगा तो ज्ञान तो आपका होगा, तो वहाँ ज्ञान में बढ़िया होगा, ज्ञान इत्यादि में शुक्र बढ़िया होते हैं, मंगल बढ़िया होते हैं, तो वहाँ आपके लिए बढ़िया है। तो चौथी, फिर पांचवी, छठवीं, सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो वहां पे आपके यौन रोग करेंगे। यौन रोग ऐसे थोड़ी होगा, आप कुछ न कुछ गलतियां करेंगे जिसके कारण यौन रोग होगा। आठवीं दृष्टि पे जब दृष्टि पड़ेगी तो द्वितीय भाव में मंगल हुए तो कई बार कुछ गलतियां कराएंगे, तो कई बार यौन रोग हो जाएगा, क्रोध की अधिकता होगी, खून संबंधित रोग। तो इस ढंग से जो जहां भी युतियां बनेगी कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम आएगा ही, मंगल शुक्र की युति, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के, लेकिन कई बारों में बढ़िया भी होता है, कई बार एक्स्ट्रा अफेयर इत्यादि करा देता है, बस इतना ही होता है व्यक्ति को। लेकिन कोई शुरू शुरू में मान लो चारित्रिक प्रवृत्ति आई, बाद में आदमी सुधर जाता है, अगर बीच में अच्छे ग्रहों की दृष्टि इत्यादि पड़ती है तो ऐसा हो जाता है। और ठीक है, तो जी गुरुजी। हाँ, और हम कहाँ चले थे? तो हमने जो है शुक्र को ले ली, शुक्र को अभी हम लोग नहीं पढ़े ना, शुक्र शनि राहु केतु बच गए, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा हो जाएगा पढ़ने तो 10 मिनट में सारा 9 ग्रहों के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर आप भूल जाओगे कि चंद्रमा के बारे में गुरुजी ने क्या गुरुदेव बताया था। जी कल बताए गुरुदेव। हाँ, तो कि चंद्रमा के बारे में गुरुजी ने क्या बताया था, शुक्र के बारे में क्या बताया था, बुध के बारे में क्या बताया था, तो थोड़ा थोड़ा 2 3 3 ग्रह मिल के पढ़ेंगे ना, तो हमें याद भी रहेगा और उस पे प्रश्न भी हो जाएगा। तो जैसे हमने कोई सूत्र बताया, आप लोग 2 3 4 प्रश्न उस पे कर लेंगे तो उसको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चले, और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी बात ये है, अगर एक की 12वें भाव में 5 ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, पंचग्रही योग बन गया। देखो यह पंचग्रही योग बन गया, तो अब 5 ग्रह का एक तो 7वें दृष्टि पे सबको देखें। देखो 7वीं दृष्टि सबकी कहाँ खष्ट भाव पे होगी, तो पहली बात तो सब अपना अपना रोग देंगे, सुन लो, लेकिन ऋण रोग शत्रु का भी भाव है, कुछ ग्रह वहां बड़ा अच्छा वो करेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो सबकी 6ठे भाव पड़ेगी ना। तो अगर कंपटीशन का भी है वहां ठीक होगा, मामा का घर है तो मामा के घर में कुछ ग्रह सपोर्ट करेंगे, कुछ ग्रह जो है वहां खराब करेंगे। अब देखना पड़ेगा किन किन ग्रहों में। अच्छा, 5 ग्रह में कुछ ग्रह हो सकता है अंश बल में बिल्कुल कम हो, मृत हो, और या कोई जो है शिशु अवस्था को हो, 0 से 5 अंश ही हो, कोई 28 से 30 अंश के हो। तो देखना पड़ेगा किसमें बल है। अगर बल है तो जिन जिन ग्रहों का, पहली बात तो अब किसी ग्रह की, जैसे मंगल को ही मान लो, तो मंगल जो है चौथी दृष्टि से जहां देखेंगे उसका फल देंगे। अब वहां शनि हो गए तो शनि की तीसरी दृष्टि आएगी, और धन भाव पे देखेंगे। राहु केतु है तो वो 5वीं दृष्टि, गुरु है तो 5वीं दृष्टि।
तो अब उनकी उनकी अपनी अपनी दृष्टियां भी होगी, जिन जिन भावों में दृष्टि डालेंगे अपने अपने हिसाब से फल बताएंगे, क्योंकि हमने सभी ग्रहों का अलग अलग भावों पे फल बता दिया है। तब 5 ग्रह है तो सबका फल जो है अलग अलग होगा, और जहां जहां जिसकी दृष्टि पड़ेगी वो उस हिसाब से फल देंगे। और यहाँ जो है 5 ग्रहों का खष्ट भाव पे प्रभाव पड़ेगा, तो 5 एक तो अपने से संबंधित रोग देंगे। इस बात को समझ लो कि अपने से संबंधित रोग व्यक्ति को जरूर होगा। हाँ जरूर, अब 5 ग्रहों का जब फल अगर उस पे क्रूर ग्रहों का फल अगर वंश बल में मजबूत है, क्रूर ग्रह जैसे मंगल हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन तो खैर बहुत होंगे, लेकिन दुश्मनों से उनको कोई डरने की जरूरत नहीं हो, शत्रुहंता होंगे। और कई बार ऐसे व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति इत्यादि में भी चले जाते हैं कि उनके लिए सारी मान मर्यादा कोई माने ही नहीं रखती, उनके लिए सूर्य इत्यादि होते तो थोड़ा सा मान अपमान, सामने उनका सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति तो कई बार आपराधिक प्रवृत्ति वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं, कई बार अच्छे। अब जिन ग्रहों का जो जो बढ़िया बढ़िया फल होगा, कई बार ऐसे व्यक्ति ये अगर राहु के तो जेल इत्यादि ले जाते हैं, कई बार ऐसे बढ़िया अच्छे ग्रहों का सपोर्ट हमने बताया कि इनकी आपस में युति हो गई है, जैसे हमने बताया था, तो विदेश इत्यादि व्यक्ति के विदेश ले जाते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग फल होगा, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी दृष्टि जैसे अलग अलग जगह जाएगी तो अलग अलग दृष्टि के हिसाब से फल देंगे। तो आशा है समझ गए होंगे, समझ गए? हाँ जी समझ गए। जी चले ठीक है, कल इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, सब लोगों को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, शुभरात्रि। हर हर महादेव। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुणः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि हरिः ओम सुशान्त्र भवतु सर्वरिष्टशान्त्र भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। सभी को शुभरात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।